नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी, एचपी सेट हिंदी के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के सिलेबस की यूनिट 10 करेंगे, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, जो राहुल सांकृत्यायन है, इनका क्या है, ये एक यात्रा वृतांत है। यह यात्रा वृतांत सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायविक परिस्थितियों का जीवन चित्रण किया है। साथ ही वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। ठीक है, ध्यान में रखना है विषय सूची। पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है सौक्या की ओर, चौथा है जैनम की ओर, पांचवा है नेपाल की ओर, लहासा की ओर। ठीक है, परिशिष्ट ध्यान में रखना है, क्रम में याद रखना है। विषय सूची किस प्रकार है इस पुस्तक की। सबसे पहले है लहासा से उत्तर की ओर, फिर है चाड़ से चाड़ की ओर, फिर है सौक्या की ओर, चार है जैनम की ओर, पांच है नेपाल की ओर, लहासा की ओर, परिशिष्ट। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। ये क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। कलिमपोर्ट से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। लहासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभिसमयालंकार टीका और वादन न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। हाँ, तो फेनबो पुराना फनयूज की यात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ी। 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेमबो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहता है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित शर्बा और मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि शर्बा मरने के बाद जरूर नरक में गया। रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है, गोला, यही इस जोत का नाम है। ठीक है, गोला के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र। दूर क्षितिज के अंत तक सहस्रों पर्वत शिखर थे जो पर तिब्बत देश को सहस्त्र शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फन्यूल वस्तुतः फन्यूज हित का देश है। मध्याह्न के भोजन के उपरांत काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा है, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुँचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं, कुछ खंडर भी कहीं कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोडसतोन शाक्य गर्यल म छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोड़खपा 1357 से 1419 ईस्वी के महाविद्वान शिष्य मखस प्रूव 1885 से 1432 ईस्वी के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था।
पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जैनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्ध के में एकांत निष्ठा रखना, धर्म का मन में ख्याल रखना, मूल दृष्टि, अनात्मवाद आदि को चित्त में रखना आदि है। थोड़ी देर बाद मैत्रेय दरबारिया का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। भीतर 2 स्तूप और बुद्ध तथा मैत्रेय की मूर्तियां हैं। अफूपा नाम के किसी व्यक्ति का नाम बहुत सी पुस्तकों में देखा जाता है। उसमें से कोई पुस्तक निकाली जा सकती है। मैं सोच रहा था कि भोट देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का कभी उद्धार होगा। हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छूसुर से 1.5 मील चलकर हम दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। पहले हमारा जाना खमवाला जोत से हुआ था। बरसात में छूवोरी के दास का चकसम घाट बंद हो जाता है, क्योंकि नदी की धार का वेग और विस्तार बढ़ जाता है और उसमें काठ का चौकोर डोंगा नहीं चलाया जा सकता। छूवोरी पहाड़ को उस पार देखा। यह खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी भोटवासियों का विश्वास है, और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। ठीक है। अपने ही उन्होंने घोड़े को खड़ा कर दिया और कहाँ से आते हैं, किस काम से गए थे, पूछा। पहले वह हिंदी ही में बोलते रहे। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही थी। कहाँ यह 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाड़ हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों को पार करने की हिम्मत कर रहा है, और कहाँ हमारे नौजवान। इसमें शक नहीं, उनके पास 2500 घोड़े गधे समान हैं और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयां शून्य के बराबर नहीं की जा सकती। बेल साहिब को तिब्बत वो बेल लुन छेन कहते हैं। लुन छेन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। इस पदवी को सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। सर चार्ल्स ने जब दलाई लामा के मरने के पहले एक बार फिर तिब्बत और लहासा देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को ना देख सके, इसका अफसोस उन्हें जरूर होगा। दक्षिण की ओर के मंदिर की दीवारों पर तरह तरह के मंडल चित्र है। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की खड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत सुंदर है। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो बर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। पहले हमने पूर्व वाली किताबों की अलमारी पर ही नज़र दौड़ाई। देखा तिब्बती और भारतीय पुस्तकें मिला जुला कर रखी हैं। तिब्बती पुस्तकें भी हस्तलिखित और पुरानी हैं, कोई कोई तो बिल्कुल तालपत्र की सी मालूम होती है। अंत में पुस्तकों को निकालना शुरू कर दिया। 1 2 3 38। चित्त खुशी के मारे नाचने लगा। रक्षकों ने कहा, पुस्तकें इस लवरट से बाहर नहीं जा सकती। हमने कहा, यही सही। छेन जे के मकान में पुस्तकों का देखना ठीक हुआ। उस दिन और 4 तारीख के सारे दिन पुस्तकें देखते रहे। छोटी सी सूची भी बनाई। यह उसी दिन मालूम हो गया कि इन पुस्तकों में धर्म कीर्ति के बाद न्याय भी है, उसमें जिसकी टीका लहासा में मिली थी।
अंत में प्रसाद के महाकाल को देखकर हमें दर्शन समाप्त करना पड़ा। महाकाल के पास कपड़ों से ढका तांबे का एक कटाहा है। इसके पानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं सूखता। लोग चिराग के धुंधले प्रकाश में उस पानी में तरह तरह की चीजें देखते हैं। मुझे भी देखने को कहा गया। मैंने कहा, इतने बड़े कड़ाहा की क्या जरूरत है? अंगुली के नख पर तो मैं तुम्हें तीनों लोग दिखला सकता हूँ, बशर्ते कि प्रज्ञा शून्य उत्कट भक्ति तुम में हो। एक साथी ने मेरी बिजुली का टार्च इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? इन अमंगल चीजों की सहायता से देवताओं का प्रताप नहीं देखा जा सकता। तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। सक्य के एक महंत राज दक्षिण दुसनीटपुर के दो पुत्र पदमदुसदल वडछुग और दक्षिण कुंग रिनछेन ने अलग अलग शादियां की। निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके के चूर में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर के लकड़ी के फट्टे दृष्टिगोचर हुए। कांपते हुए हाथ से उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था को क्या पूछ रहे हो? दिल महसूस कर रह गया। लोगों को 2-4 भली बुरी कही। देखा तो उनकी संख्या 150 के करीब थी, अर्थात वहाँ जरूर 70 के करीब तालपोथियाँ रही होगी। नेपाल के सभी विहारों में ऐसे पंचायती मंदिर और भानसार है, ना जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास अपना भी प्राचीन ग्रंथों का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिलोप्पा का एक दोहा कोश मिला। ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सरहप्पा का है। यद्यपि वह बंगला अक्षरों में छप चुका है, तो भी हिंदी संस्करण में के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसलिए उसकी भी फोटो ले लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के डॉक्टरेट जनरल मृगेंद्र शमशेर एमए ने प्रसन्नतापूर्वक अनुज्ञा दे दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं। एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण है और दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे, मैं तो दोनों में एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा, हिंदू महापुरुष है, दोनों ही हिंदू महापुरुष है। हमारे यहाँ बहुज्ञ लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ लोग जानते हैं कि हिंदू तथा ब्राह्मण धर्मियों और बौद्धों दोनों के साझे का है। बीच में कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सरोवर का घेरा 100 मील से अधिक है। रास्ता सरोवर के किनारे किनारे था। एक कोने में मुड़कर ऊंची दीवारों वाला घर मिला। ऐसे उजाड़ पड़े हुए घर इस झील के किनारे कई जगह मिलते हैं। बस्तियां भी कितनी ही उजाड़ है, कितनी ही आबाद। खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेड़ अब भी दिखाई देती है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।